तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम डिजीज़ का एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अभी येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी देखा था। आज की वीडियो में हम लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये टॉपिक भी बहुत सिंपल है और उसके साथ ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है और बीएससी थर्ड ईयर में भी है। तो कोई अपने मन में डाउट मत रखिएगा, चूँकि जो नई शिक्षा तकनीक आई है उसमें ये चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं। जिनके यहाँ अभी भी सिलेबस का वही पैटर्न चल रहा है वो इसको बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ सकते हैं, और जिनके यहाँ चेंज हो गया है वो तो भैया फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे ही। तो आपको टॉपिक समझ में आ गई है। बात करते हैं इस टॉपिक की। देखिए, टॉपिक अपने आप को ही बता रही है कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यानी कि जो बैगन है उसकी पत्तियाँ लिटिल हो जाए, छोटी छोटी हो जाए, तो ये उसी का डिजीज़ है। यानी कि एक तरीके से इसने ये बता दिया कि ये प्लांट के किस पार्ट को अफेक्ट करता है। इतना तो क्लियरिटी दे दी। इससे समझ में आता है कि चीज़ें सिंपल है, बस हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस लाइन से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि पत्तियों का डिजीज़ है। और आप बात समझ रहे हैं, अगर किसी प्लांट की पत्तियाँ इन्फेक्टेड होती है तो उस पत्ती की वजह से पूरा प्लांट इन्फेक्टेड होता है। उसका भी रीज़न है कि यानी कि अगर प्लांट की पत्तियां इन्फेक्टेड होती हैं, रोग से ग्रसित हो जाती हैं, तो उसकी वजह से प्लांट की पूरी बॉडी के ऊपर इस तरीके से असर पड़ता है कि आपकी पत्तियां ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं, फूड का फॉर्मेशन करती हैं, और जब इनका फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो प्लांट की ग्रोथ है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। प्लांट उस तरीके से फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ फ्रूट कम होगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि फ्लावरिंग भी कम होगी, फूल भी कम लगेंगे। तो यही सब सिंपल सी बातें हैं। ये सब आपने पिछली वीडियो में देख के समझ गई होगी कि अगर आप तक कोई डिजीज़ की बात चलती है तो क्या बात हो सकती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम इस टॉपिक को पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना वही कुछ सिस्टमैटिक फॉर्मेलिटी को पूरा कर लेते हैं, जैसे कि नेम ऑफ डिजीज़ क्या है, तो आपको भी पता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। दूसरा, इसका पैथोजन क्या है। आप इसका पैथोजन की बात की जाए, यानी कि रोगजनक कौन है, तो आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, पहले कहा जाता था कि माइकोप्लाज्मा, लेकिन अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं फाइटोप्लाज्मा। क्यों? क्योंकि पहले फाइटोप्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता था, यानी कि MLO। पहले फाइटोप्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि MLO के नाम से जाना जाता था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का कॉजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी कि किसकी वजह से ये डिजीज़ होता है, तो आप नाम बोल सकते हैं फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा। चूँकि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म को ही फाइटोप्लाज्मा कहते हैं, इस वजह से दोनों ही चीज़ें सही हैं। लेकिन अगर बहुत करेक्ट की बात करेंगे कि बिल्कुल करेक्ट क्या है, तब आप कह सकते हैं कि फाइटोप्लाज्मा। वैसे तो आपका माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा दोनों से काम चल जाएगा। लेकिन एक बार मैं फिर से क्लियरिटी दे रहा हूँ कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म होता है फाइटोप्लाज्मा। जब तक हमें फाइटोप्लाज्मा जैसे वर्ड के बारे में नहीं पता था, तो उससे पहले हम जब भी पैथोजन की बात करते थे या जब भी कैजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करते थे कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज़ होती है, तो हम वहाँ पे कहते थे MLO, यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म की वजह से ये चीज़ होती है। अब उसके लिए एक करेक्ट वर्ड मिल गया है जिसका नाम है फाइटोप्लाज्मा। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो सिंपली इसका पैथोजन कौन है, तो एक वर्ड में फाइटोप्लाज्मा। बात की जाए इसके होस्ट प्लांट की, तो आपको भी पता है कौन है, आपका ब्रिंजल है। अब उस ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो वो है सोलेनम मेलेंगेमा। ठीक है, सोलेनम मेलेंगेमा। और बात की जाए ये प्लांट के कौन से पार्ट को इन्फेक्टेड करता है, तो ये प्लांट के लीव्स वाले पार्ट को, पत्ती वाली पार्ट को इन्फेक्टेड करता है। तो कहानी इसकी यहीं पे ख़त्म। अब बात की जाए इसके हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री इसकी ये कहती है कि ये भारत में कब रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, रिपोर्ट मतलब कब देखा गया था। तो भारत में ये 1939 में थॉमस और कृष्ण स्वामी जी के द्वारा देखा गया था सबसे पहले। कहाँ पे? इंडिया के कोयम्बटूर में। कहाँ देखा गया था? कोयम्बटूर में इसे सबसे पहली बार देखा गया था, जिसके बाद आपको पता ही है कि भारत के ये अन्य राज्यों में तेज़ी से फैल गया होगा। क्योंकि आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, ये बहुत ही, ब्रिंजल का यानी कि बैगन का बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा और बहुत तेज़ी से फैलता है, ये भी आपको पता है।
और सुनिए, थोड़ा और इंटरेस्ट पैदा करते हैं। जितना इंटरेस्ट रहेगा उतना आप जुड़ जाएंगे ना। और सुनिए, बात ये है कि सबसे पहले पहले लोग ये मानते थे कि ये जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ का रीज़न वायरस को है। बेचारा कई साल तक वायरस को ऐसे ही कोसा गया, जबकि वो इस डिजीज़ का कारण था नहीं, लेकिन उसके बाद भी इस डिजीज़ के लिए वायरस को कोसा गया। तो बाद में न पता चला कि इस डिजीज़ के लिए, इस रोग के लिए माइकोप्लाज्मा जिम्मेवार है। उससे पहले तो मनैया कुल मिल के वायरस कोस रहे थे। बेचारे की स्वास्थ्य के ऊपर बहुत हानि हुई थी, गरीब की हाय लगी थी उसके ऊपर। लेकिन ये खोजने के बाद वायरस को बहुत खुशी हुई कि चला हमारा जान बचा, हर जगह हमारा ही नाम लगा देते हैं ये लोग। बताओ, एक लिए माइकोप्लाज्मा जिम्मेवार था, फिर बाद में माइकोप्लाज्मा भी खुश हुआ होगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म जो नाम दिया गया था वो चेंज होके बाद में क्या हो गया, फाइटोप्लाज्मा। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा, मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों ही सही है, ठीक है। फिर 1969 में वर्मा ने इस रोग के कुछ लक्षणों को बताया कि जैसे कि ये गोल और अंडाकार शेप में होता है, 40 से 300 एनएम वाले जीव से ये डिजीज होता है। जिसके बाद इस रोग का जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पता चला कि ये माइक्रोप्लाज्मा है। तब जाके वायरस को कहीं संतुष्टि मिली होगी कि बतावा, इतना साल से हम कई लोग को सुना कौन बात नहीं, आज हमके इंसाफ मिला है। तो इस तरीके से वर्मा जी ने मिला जुला के वायरस को इंसाफ दिला दिया। बेचारा काफ़ी सालों से परेशान था। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम कुछ खास है नहीं, सिम्टम में यही मेन चीज़ है कि इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं ना, वो आकार में छोटी रह जाती हैं, पत्तियों का शेप बिगड़ जाता है, उनकी जो वास्तविकता, जो उनकी वास्तविक साइज़ है उस साइज़ में कमी आ जाती है, साइज़ छोटी हो जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियों के ऊपर असर पड़ता है तो पूरे पेड़ के ऊपर असर पड़ता है, पेड़ की फ्रूटिंग कम हो जाती है, पेड़ की फ्लावरिंग कम हो जाती है, पेड़ की हाइट कम हो जाती है, जो फूल लगते भी हैं वो भी गिर जाते हैं, और जो फल लगते हैं वो बहुत छोटे और कड़े होते हैं। अब क्या ही सिम्टम बताना यार। तो अब आप इस चित्र को देखिए और अपने दिमाग में इस इमेज को बैठा लीजिए, इतना अच्छा से बैठा लीजिए कि जब भी कभी ब्रिंजल की बात आए तो आपके दिमाग में ये इमेज आ जाए और आपका हाथ अपने आप चलने लगे, क्योंकि ये चित्र आपको वास्तविकता से अनुभव करा रही है कि रियलिटी में देख लीजिए पत्ती की क्या कंडीशन हो जाती है, पेड़ की क्या कंडीशन हो जाती है, प्लांट की क्या कंडीशन हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, आप देख लिए। इसके बाद सुनिए, इसके अलावा जो नई पत्तियों का आकार होता है वो भी घट जाता है, सारी की सारी पत्तियां पीली हो जाती हैं, चिकनी हो जाती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। जो इनके बीच का इंटरनोड्स होता है, जो तने के बीच के इंटरनोड्स होते हैं, अब आप कहेंगे इंटरनोड्स क्या होता है। देखिए, जैसे दो गांठ के जो बीच की दूरी होती है, जो दो गांठ के बीच का जो पार्ट होता है वही आपका इंटरनोड्स कहलाता है। तो वो इंटरनोड्स भी छोटा हो जाता है, यानी कि जो ये गांठों के बीच की दूरी है ये भी कम हो जाती है। बात समझ रहे हैं? चलिए इमेज के माध्यम से समझिए, ये जो दो गांठ हैं जहाँ से पत्तियां निकलती हैं, उन गांठों के बीच की दूरी कम हो जाती है, तो उसी को कहा गया है कि इंटरनोड्स भी छोटी हो जाती हैं। समझ में आ गई? अब इन सभी कारणों से इसकी मतलब अजीबोगरीब कंडीशन हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, जो आपका प्लांट है वो बौना के साथ साथ झाड़ी के जैसा हो जाता है, मतलब अजीबोगरीब हो जाता है। और साथ ही साथ इस प्लांट से कोई भी फूल नहीं बनेंगे, कोई भी फल नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा अगर ये संक्रमित हो जाए इस रोग से, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाए, तब तो फूल आने या फल आने बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। वरना ऐसे एक भूला भटका एक आध बार आ जाता है, लेकिन जो आता है वो फल भी सही नहीं होता है, बिल्कुल कड़ा होता है। रियल एक्सपीरियंस से सामने से देखा हुआ है। और इस डिजीज़ की वजह से ना प्लांट की लगभग कह सकते हैं कि मतलब पूरी फसल की लॉस होती है। अगर टिक गया यानी बच गया इस रोग से तब तो ठीक है, वरना अगर ये डिजीज़ हुई तो प्लांट की लगभग 100% तक लॉस होता है। 90-20% नहीं, पूरा 100% बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इस डिजीज़ की एक चीज़ अच्छी भी है। एक चीज़ अच्छी ये है कि ये पूरे प्लांट में नहीं फैलता, उसके रूट में फैल जाए, उसके स्टेम में फैल जाए, इस तरीके से नहीं फैलता, या उसके फल में फैल जाए या उसके फूल में फैले, इस तरीके की बात नहीं है। ये सिर्फ प्लांट के लीफ के फ्लोएम वाले पार्ट में फैलता है, सिर्फ ये फ्लोएम तक ही सीमित रहता है, उसके बाहर नहीं जाता है। लेकिन तब भी मतलब इस मेन पार्ट को इन्फेक्टेड कर देता है कि उसकी वजह से पूरा प्लांट ही इन्फेक्टेड हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट का जो पत्ती है वो कितना
मतलब मेन चीज़ है, कितनी उसकी बेसिक चीज़ है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि ऐसे टाइम ज़्यादा जाएगा और आप ही लोग टाइम ज़्यादा देख के घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे इतनी लंबी वीडियो। इसी वजह से कोशिश करता हूँ कि सिर्फ एक ही भाषा में पढूं, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों एक बराबर है। समझा रहा हूँ, पढ़ने से ही क्या मतलब, मैंने उसको समझा दिया है। बाकी इंग्लिश बहुत सिंपल लिखी हुई है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी पढ़ते ही। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल सिंपल दूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि इस डिजीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यानी कि कैजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो आप सभी को अब पता चल चुका है कि ये डिजीज़ फाइटोप्लाज्मा की वजह से होती है। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा की वजह से होती है। फाइटोप्लाज्मा कहिए या माइकोप्लाज्मा, चूँकि पहले माइकोप्लाज्मा कहा जाता था, उस टाइम पे हमें इसके बारे में, इस नए वर्ड के बारे में नहीं पता था। उस टाइम पे MLO यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता था। चूँकि अब हमको नया वर्ड मिल चुका है फाइटोप्लाज्मा, तो पहले वाले नाम को क्यों बोलना। दोनों नाम इसलिए बोला जा रहा है कि कोई ऐसा भूला भटका आ जाए, उसको स्कूल में या कॉलेज में ये बताया गया हो कि नहीं भैया माइकोप्लाज्मा की वजह से ही होता है, तो वो यहाँ पे इसको गलत ठहरा देगा अगर मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूँ यानी कि फाइटोप्लाज्मा। चूँकि उसके पास जो ज्ञान है वो पहले वाला है, और पहले वाले ज्ञान के हिसाब से कमेंट में कुछ अच्छा लिख के जाएंगे, उससे बेटर है कि थोड़ा टाइम ही लगेगा लेकिन एक्सप्लेन कर दीजिए। यही सब चीज़ आपकी फारसी में लिखी है। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्लांट पैथोजेनिक फाइटोप्लाज्मा अर्लियर नोन एज अ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। बात समझ गए, यानी कि शॉर्ट में MLO। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि ये तो डिजीज का कारण है, ये कौन, फाइटोप्लाज्मा। लेकिन इस डिजीज को फैलाने का काम कौन करता है, इस डिजीज को ट्रांसमिटेड कौन करता है, तो वो एक इंसेक्ट है। कौन है, लीफ हॉपर का एक ग्रुप है। क्या नाम है, हिसिमोनस फाइसिटीज। हिसिमोनस फाइसिटीज। इसके अलावा भी लीफ हॉपर की एक ग्रुप है जो उसको फैलाने का काम करती है, उसका भी नाम जान लीजिए, सिस्टस फाइसिटीज और हिसिमोनस फाइसिटीज। ये दोनों ही प्रकार के जो कीट हैं, जो इंसेक्ट हैं, वो इनको ट्रांसमिटेड करने का, इनको फैलाने का कार्य करती हैं। और ये सब क्या है, ये लीफ हॉपर के ही एक ग्रुप हैं। ठीक है, मतलब एक लीफ हॉपर का ही एक मेंबर है। तो आप बात समझ गए होंगे, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। अरे बाप रे, ई का बोल दिया मालिक खुशी में। अरे कोई नाम देख लेंगे, चिंता ना करो। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल मेथड के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और भी मैंने इनके चीज़ें मैंने हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा लिख दिया है, वहाँ से देख के चीज़ें समझ सकते हैं। हर चीज़ें बोल के ही बताई जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो कॉमन लाइन होती है मैं छोड़ देता हूँ। जैसे कि ये सब लाइन कॉमन है कि जब इनका नॉन ग्रोइंग सीजन चल रहा होता है, यानी कि जब ब्रिंजल का सीजन नहीं चल रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो इसके ऊपर रहने वाला जो आपका ये पैथोजन है, वो अन्य जो झाड़ी झंखाड़ी होती हैं, जो वीड्स होती हैं, उनके ऊपर सर्वाइव करता है। जो जंगली वीड्स नहीं होती हैं, जो खेतों के आसपास और भी जो झंखाड़ होती है, उस झंखाड़ में अपने आप को सर्वाइव करता है। ठीक है, जब इसका सीजन आ जाता है तब इसके ऊपर आ जाता है। कैसे आ जाता है उसका भी रीज़न है। जो लीफ हॉपर होता है वो झाड़ी झंखाड़ी से फिर इस प्लांट के ऊपर बैठता है, तो इस तरीके से उनके बॉडी पे, उनके पैर में कहीं भी चिपक कर वो इन पत्तियों पर आ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वो ट्रांसमिटेड होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल के बारे में। ठीक है, कंट्रोल की बात की जाए, कंट्रोल मेथड सिंपल सा है। अब आपको कंट्रोल मेथड धीरे धीरे आप रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि कौन कौन से कंट्रोल मेथड है जो हर में कॉमन है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे कंट्रोल मेथड को बताऊंगा, जो लाइन हर कंट्रोल मेथड में होती है, हर डिजीज़ के कंट्रोल मेथड में। अब बात करते हैं इसकी। सबसे पहला काम यह है कि जो भी आपका इन्फेक्टेड प्लांट है, उस प्लांट को उस खेत से अलग करें और उसको ले जाके जला दें या कहीं गाड़ दें, यानी कि उसकी कहानी ख़त्म करें, क्योंकि वो रहेगा तो और भी प्लांट को इन्फेक्टेड करेगा। दूसरा, जो खेत के आसपास झाड़ी झंखाड़ी है, उस झाड़ी झंखाड़ी को नष्ट कर दीजिए। वो नष्ट हो जाएगा तो आसपास जब ये बच ही नहीं पाएंगे तो बाद में जब आप कोई फसल रोपेंगे तो उसमें फैलेंगे कैसे। सिंपल सी बात है। वैसे भी हम आसपास की खेत की सफाई करते हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि आप इसको इंसेक्टिसाइड से या पेस्टिसाइड्स के द्वारा कंट्रोल करें। वैसे तो कहा जाता है कि इसके लिए कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है जो बहुत अच्छे कारगर रूप से इसके ऊपर फर्क पड़े, फिर भी जिन लोगों ने इसे खोजा था उन लोगों के हिसाब से टेट्रासाइक्लिन द्वारा इस रोग के ऊपर अच्छे से नियंत्रण पाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा खेत में वाटर लॉगिंग से बचना चाहिए, मतलब कि पानी कहीं इकट्ठा ना होने पाए, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ये सब बहुत ही कॉमन सी बातें हैं जो आपको हर डिजीज़ कंट्रोल के
मेथड में या लाइन में दिख जाएगी, मतलब वर्ड की कमी हो ही जाती है हमारे पास। कोई नहीं, और भी कॉमन सी चीज़ें अगर मुझे कुछ याद आती है तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत पसंद आएगी तो कमेंट कर लीजिएगा, प्लीज़ कर ही लीजिएगा यार, काहे नहीं करते हैं, कर लेंगे तो हमको खुशी मिल जाएगी। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे जा जा मालिक, हम अपने कारस्तानी से अब इसमें लिखूंगा ही ना, कैसे बोल कैसे दिया कि तुम लिख दूंगा, अब देखो हमारा।